नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल नोदा। साथियों, मैंने आपसे बोल रखा है कि साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट करवा रहा हूं जिसमें आप पेपर नंबर 64 आज हल करने वाले हो। टारगेट है 30 में से 30 प्रश्न सही करने का। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बेहद उपयोगी, साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती और आप जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए साइकोलॉजी की इस टेस्ट सीरीज को यदि ज्वाइन करके रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना और गति करना। तो इनमें से जो रुचि का पहलू नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। तो साथियों राइट आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पर जानना, अनुभव करना और इच्छा करना तीनों ही रुचि के पहलू में आ जाते हैं, लेकिन गति करना, साथियों गति करना तो यहाँ पर गामक कौशलों के अंतर्गत आता है, रुचि के अंतर्गत नहीं आता है ये। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाई, कलात्मक और सामाजिक। तो देखो जो वर्गीकरण स्प्रेंजर ने नहीं दिया है वो कौन सा है साथियों? प्रश्न संख्या 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो देखो स्प्रेंजर ने अपने वर्गीकरण में सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक जैसे व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। सुडोलकाई इन्होंने नहीं बताए साथियों, ये तो क्रेचमैन और की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प 2 जो है सुडोलकाई, ये स्प्रेंजर द्वारा नहीं बताया गया है। तो दूसरे प्रश्न में आपके दूसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, टोरेंस का सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलेपन का, मौलिकता का, धारा प्रवाहिता का और तार्किकता का। तो देखो प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो प्रश्न आपके बड़ी आराम से राइट होगा साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोरेंस का जो सृजनात्मकता परीक्षण वाला है, सृजनात्मकता का जिसमें मापन किया जाता है, तो सृजनात्मकता के अंतर्गत मौलिकता आती है, सृजनात्मकता के अंतर्गत धारा प्रवाहिता और लचीलापन, ये गुण सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। और जो टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है इसमें इनका मापन भी किया जाता है। लेकिन साथियों तार्किकता का संबंध डायरेक्टली बुद्धि से होता है, सृजनात्मकता से डायरेक्टली नहीं है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इस परीक्षण में भी तार्किकता का मापन नहीं होता है। किस परीक्षण में? टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में। तो फोर्थ विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 है, छात्र का स्वचित्रण किसे कहा जाता है? पोर्टफोलियो को, उपव्याख्यान को, मापन को और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों छात्र का स्वचित्रण किसको कहा जाता है? पोर्टफोलियो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पोर्टफोलियो को? क्योंकि पोर्टफोलियो फाइल में छात्र की सारी गतिविधियां रजिस्टर्ड होती है, शुरुआती कक्षा से ही कक्षा 5 तक, 1 2 3 4 5, उसकी सारी की सारी गतिविधियां, उसकी सारी की सारी जो रिपोर्ट है, विकासात्मक गतिविधियां हैं, उसका मूल्यांकन है, सभी चीज़ें किस में रिकॉर्ड होती है? पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो फाइल में सारी चीज़ें लगी होती है। आप पोर्टफोलियो फाइल देख करके पता लगा सकते हो कि बालक कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पर इसने गति की, कहाँ ये मंद हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। इसलिए चौथे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। साथियों पांचवा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है और अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो जो अधिगम का निर्मितवादी विचार आपको नहीं लग रहा है प्रश्न नंबर 6 में, उसका चयन करना है साथियों आपको। तो देखो छठे प्रश्न में अगर हम सही आंसर दें, एक बार प्रश्न को, पांचवा प्रश्न टाइपिंग में छूट गया ना, वही तो कहूँ कि पांचवा प्रश्न कहाँ गया। तो साथियों चलो मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न में देखो अधिगम का जो निर्मितवादी विचार नहीं है, निर्मितवादी विचार मतलब अधिगम का निर्माण बालक के द्वारा किया जाता है।
तो ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, छात्र के पूर्व अधिगम पर आधारित भी होता है, सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा सरल हो जाता है, लेकिन वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा अधिगम नहीं है निर्मितवादी विचार के अनुसार। छठे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है 200, 220, 175 और 210। साथियों आरटी 2009 कहती है कि जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय है साथियों, उनमें एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या 200 होगी। कितनी होगी? 200। जो स्कूल कक्षा 1 से 5वीं तक है, जो स्कूल 6वीं से 8वीं तक भी है, उनके लिए यह अवधि 220 होती है साथियों। तो दोनों को ही आपको याद रखना है। अब यहाँ प्राथमिक स्तर पे पूछा है, तो फिर हम किसको सही करेंगे? विकल्प नंबर 1 को सही करेंगे। 200 यहाँ पर न्यूनतम कार्य दिवस होते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। तो यह उदाहरण है अंतः वैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय वैयक्तिक भिन्नता का, अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता का और अंतर वैयक्तिक भिन्नता का। तो देखो प्रश्न संख्या 8 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए साथियों और फिर सही आंसर इसका बताइएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कि भाई इसका कौन सा विकल्प आपके सही है। साथियों यहाँ पर ये जो भिन्नता दे रखी है, ये अंतः वैयक्तिक भिन्नता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अंतः वैयक्तिक भिन्नता, दूसरों से खुद की भिन्नता, क्योंकि उसकी अलग अलग जो उसका जो अलग अलग क्षेत्र है विकास का, उसमें अलग अलग तरीके से विकास कर रहा है, तो वो दूसरे के आधार पर नहीं कर रहा है, खुद है वो। ठीक है, इसलिए ये अंतर वैयक्तिक नहीं, अंतः वैयक्तिक भिन्नता के नाम से जानी जाएगी। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची और बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक इनमें से जो नहीं है, उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो 9वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। देखो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक भी होती है और अप्रक्षेपी तकनीक भी होती है। तो साथियों शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण तीनों ही प्रक्षेपी तकनीक में आते हैं, लेकिन मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची ये प्रक्षेपी तकनीकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है साथियों। प्रक्षेपी तकनीक में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है साथियों। ठीक है, अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो विकल्प आपके जो 3 हैं, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10, एक अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता। तो 10वें प्रश्न में एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे तो प्रश्न 5 सेकंड में समझ में आ जाएगा साथियों आपके, मात्र 5 सेकंड में, अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो राइट आंसर देख लेते हैं। आपके 10वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि वह अवधारणा जिसमें वैचारिक प्रक्रिया जो नई हो, मौलिक हो और उपयोगी हो। तो नई चीज, मौलिक और उपयोगी, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत ही तो आता है। क्या है सृजनात्मकता? नयापन है, मौलिकता है, उपयोगी है, लचीलापन है, धारा प्रवाहिता है, ये सारे गुण किस में आते हैं? सृजनात्मकता में। इसलिए 10वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11, आनुवंशिकता की इकाई है, क्रोमोसोम है, निषेचित अंडा है, जीन है और युग्मज है। साथियों आनुवंशिकता की इकाई इनमें से क्या है, आपको ये बताना है प्रश्न संख्या 11 में। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। आनुवंशिकता की इकाई किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? जीन को ही आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए प्रश्न को अच्छी तरह से। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास केवल वातावरण का परिणाम है, विकास अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप होता है, विकास एक तात्कालिक प्रक्रिया है और विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है। तो विकास के बारे में जो कथन सही है उसका चयन आपको 12वें प्रश्न में करना है।
साथियों, विकास केवल वातावरण से ही नहीं बल्कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। विकास अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप होता है, गलत है। अंतर्दृष्टि का कोई रोल नहीं है विकास में। विकास एक तात्कालिक प्रक्रिया, जी नहीं, तात्कालिक प्रक्रिया नहीं होती है साथियों। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपके प्रश्न नंबर 12 में चौथा विकल्प सही है। विकास के विभिन्न पक्ष कैसे होते हैं? अंतर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित होते हैं साथियों। तो 12वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहारपरक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का और सूचना प्रसाधन उपागम का। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से ताकि आप सही उत्तर कर सको। साथियों, इस बात की गारंटी है मेरी, लगातार यदि आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो वो क्वालिटी, वो एबिलिटी आपके अंदर विकसित हो जाएगी। जो कोई भी एग्जाम हो उसमें यदि साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं तो आप चुटकियों पे उनको हल कर सकते हो। देखो 13वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा आपके तीसरा विकल्प। कैसे? क्योंकि छात्रों के द्वारा समूह निर्माण किया जा रहा है पहले ग्रुप में, और फिर परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो समूह निर्माण से सामाजिक विकास होगा, और कार्य खुद कर रहे हैं तो निर्मितवादी उपागम, मतलब ये सामाजिक निर्मितवादी उपागम का उदाहरण है। तीसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न नंबर 14 है आपके, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया और गार्डनर ने दिया। तो साथियों, यहाँ पर एक तत्व का सिद्धांत पूछा गया है, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत या बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। और यह सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में दिया गया था साथियों। तो ये बुद्धि का प्रथम सिद्धांत भी है। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। इसलिए बुद्धि के सिद्धांतों का जनक किसको कहते हैं? बिने को कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पीयरमैन ने द्वितत्व का और त्रितत्व का दिया था। कौन सा? द्वितत्व का और त्रितत्व का। गार्डनर ने बहुबुद्धि का दिया था और थॉर्नडाइक ने बहुतत्व का दिया था। देखो, बहुबुद्धि गार्डनर की, बहुतत्व थॉर्नडाइक का, द्वितत्व त्रितत्व स्पीयरमैन का और एक तत्व बिने का। तो ऐसे याद रख सकते हो आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। तो चलिए 15वां प्रश्न देखो। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा है कि क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो क्वालिटी कंटेंट है, बेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट बहुत ही कम मिलता है मुझे, आशा से बहुत कम साथियों। जितनी मैं आपसे आशा करता हूँ आप उससे आधा सपोर्ट भी नहीं करते हो मुझे। तो देखो 15वें पृष्ठ में अगर राइट आंसर देखें हम, यहाँ पर जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था साथियों, इसमें इन्होंने धारणात्मकता, अवधानात्मकता और अभिप्रेरणात्मकता तीन चीज़ों का तो उल्लेख किया है, लेकिन अनुभवात्मकता का उल्लेख इन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं किया है। तो ये बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मकता। विकल्प एक आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और इनमें से सभी। तो साथियों, स्वलीनता के लक्षणों में तीनों ही चीज़ें आ जाती है। जो व्यक्ति स्वलीनता से ग्रसित होते हैं उनका सामाजिक व्यवहार कैसा होता है? कमजोर होता है। रूढ़िबद्ध तरीके से व्यवहार करते हैं और संप्रेषण भी कैसा होता है? कमजोर होता है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। तो ये सभी चीज़ों में कमजोरी है साथियों, किसके? जो स्वलीनता से ग्रसित होता है। तो इनमें से सभी वाला चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? परा अहम, अहम व परा अहम दोनों
इदम और अहम। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज कठिन है, थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल इजी, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सिगमंड फ्रायड की। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इसमें इन्होंने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो या इदम, अहम, परा अहम, ये चीज़ें आपने इनके सिद्धांत में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार वह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है जो तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। मतलब हमारे अंदर कोई इच्छा उठी साथियों, अब वो हम बिना किसी नैतिकता की परवाह कर रहे हैं, मतलब नैतिकता की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही है, अवहेलना की जा रही है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। मतलब खुद से मतलब है, भले कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता कि कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, किसके क्या नुकसान हो रहा है, मुझे तो ये चाहिए। तो साथियों ये चीज़ें इदम या इड करता है। कौन करता है? इदम या इड, जिसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो विकल्प 3 आपके 17वें पृष्ठ में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 35-40 महीने में और 10 से 13 महीने में। तो 2 विकल्प तो बिल्कुल हटा दो। 35 से 40 महीने में तो खूब बोलने लग जाते हैं। 3 साल प्लस बालक बातें करने लग जाता है अच्छी तरह से। 3 महीने में कुछ सार्थक शब्द बोल ही नहीं पाता है, आवाज़ें निकालता है निरर्थक बालक। अब 6 महीने में या 10 से 13 महीने में। तो साथियों राइट आंसर है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द 10 से 13 महीने में बोलते हैं। विकल्प 4 आपके 18वें में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, अधिगम में उपयोग व अनुपयोग के नियम को कहा जाता है? प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम या कोई नहीं? तो साथियों उपयोग व अनुपयोग का नियम अभ्यास के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्यास के नियम से। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि यदि हम चीज़ों को सीख चुके हैं लेकिन यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो साथियों हम उसको भूल जाएंगे। अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और उपयोग करेंगे तो फिर वो चीज़ हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं, उपयोग व अनुपयोग के नियम, और इसी को श्रम का नियम भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? श्रम या अभ्यास का नियम एक ही है, अलग अलग नहीं है ये। तो 19वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न, मानसिक रूप से विकलांग निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, असामाजिक कार्य और अल्प बुद्धि। तो जो बालक मानसिक रूप से कैसा है साथियों? विकलांग है। अब वह इनमें से किस से संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग है मतलब वह जड़ बुद्धि भी हो सकता है, मूढ़ बुद्धि भी हो सकता है, अल्प बुद्धि भी हो सकता है, लेकिन असामाजिक कार्य तो प्रतिभाशाली भी कर देते हैं, सृजनात्मक भी कर देते हैं, सामान्य भी कर देते हैं। यहाँ पर मानसिक रूप से विकलांग ही असामाजिक कार्य नहीं करते हैं, कोई भी कर सकता है साथियों। इसलिए जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 21 है आपके, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है किशोर का, दयालुता, वो दयालु है इसलिए ऐसा कर रहा है, उसका नैतिक विकास हो चुका है ऐसा कर रहा है, या फिर उसके अंदर करुणा है इसकी वजह से ऐसा कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 21 में राइट आंसर बताना है कि भाई कौन सा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों। अब देखो यहाँ पर बालक के द्वारा 2 छोटे बालक खाना खा रहे हैं। अब एक ने पानी में रोटी गिरा दी कि नहीं तूने क्यों गिराई, तूने गिरा दी तो तू मत खा, मैं नहीं दूंगा तुझे रोटी, एक छोटा बालक ऐसा कहता है। लेकिन वहाँ एक किशोर बैठा हुआ है तो वो किशोर उस छोटे बालक को रोटी देगा। क्यों? क्योंकि किशोर में नैतिक विकास हो चुका है साथियों, जबकि शेषावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 22 में करना है साथियों। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है,
समन्वय का भी है और निरंतरता का भी है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास का सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत है। इसमें उल्टा दे रखा है, तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी अवस्था समलैंगिक काल की है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। तो आरंभिक, यहाँ पर समलैंगिक काल की पूछा गया है साथियों। देखो, समलैंगिक मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं, समलैंगिक। जैसे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनका आकर्षण लड़कों की तरफ, जो लड़कियां हैं उनका आकर्षण लड़कियों की तरफ, तो ये समलैंगिक कहलाता है। अब किशोर अवस्था में तो समलैंगिक आकर्षण नहीं पाया जाता, बल्कि विषम लिंगी आकर्षण होता है, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित, तो ये यहाँ पर नहीं होता है। शेष अवस्था में भी समलैंगिक नहीं, बल्कि साथियों जो बाल्य अवस्था है जिसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की, इस अवस्था में समलैंगिक आकर्षण पाया जाता है, इसीलिए इसको समलैंगिक काल कहते हैं साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 क्या पूछ रहा है? 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? रासायनिक संतुलन बनाए रखना, अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण करना और नैतिक आचरण नियंत्रित करना। तो जो यहाँ पर एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों, इनका इनके द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है किशोरावस्था में? तो साथियों जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये रासायनिक संतुलन बना करके रखती है, ये अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण भी इससे होता है, लेकिन नैतिक आचरण इससे नियंत्रित नहीं होते साथियों। चौथा विकल्प आपके जो है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। आपके 25वां प्रश्न, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन करता है और अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। तो जो कथन गलत है निर्मितवाद अधिगम के बारे में, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 25 में करना है साथियों। तो बताइए कौन सा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही रहेगा? देखो, ज्ञान का सर्जन बालक करता है, मतलब सीखने वाला सक्रिय उत्तरदायी रहता है और ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। ये तीनों कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सत्य है, लेकिन पहला कथन क्या है? असत्य, कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। जी नहीं, शिक्षक निर्देश दे सकता है, शिक्षक वहाँ पर उनका अवलोकन कर सकता है, लेकिन सारा कार्य कौन करेंगे? छात्र करेंगे साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। वो 26वां प्रश्न है, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो सामाजिक दृष्टिकोण है, गत्यात्मक दृष्टिकोण है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। देखिए, व्यक्तित्व क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है साथियों। तो ये आत्मचेतना नहीं है, क्योंकि शारीरिक में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो साथियों इनको गत्यात्मक दृष्टिकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो गत्यात्मक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? गत्यात्मक दृष्टिकोण। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 26वें प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और लगभग किसी प्रश्न में कोई त्रुटि तो लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। आज का तीसरा टेस्ट है ये। मैंने सुबह हिंदी का, उसके बाद टीचिंग मेथड का, और अब ये साइकोलॉजी का टेस्ट डाल दिया है, और शाम को आपके राजस्थान जीके की क्लास भी आ जाएगी। तो एक दिन में 4 वीडियो आपके रेगुलर आज से आने वाले हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमलता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है साथियों चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो विकल्प 1 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं।
बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए, पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए और रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। चौथा विकल्प पूर्णतः गलत है, सबसे बेकार विकल्प है चौथा। निरंतर मौखिक परीक्षण, पाठ की पुनरावृत्ति और बालकों की क्या पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाया जाना चाहिए। जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं साथियों, यदि उस पाठ को हम बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाएंगे तो बालकों में पाठ के प्रति रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। विकल्प आपके 3 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों ये। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो एक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और वह है जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो जो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो बुद्धिमान बच्चे के लक्षणों में सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों? प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखो 29वें प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों, जो अमूर्त रूप से सोचता है या परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है किसी भी नए परिवेश में, तो ये तो बुद्धिमान बालक के लक्षण है। लेकिन लंबे निबंधों को जल्दी रटन प्रक्रिया जो है साथियों, ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं माना जाता है। विकल्प 3 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट करके जाना कैसा लगा आपको टेस्ट। निम्न में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, स्थानगत बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो इनमें से कौन सा बुद्धि का प्रकार गार्डनर के द्वारा अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं बताया गया है साथियों? तो देखो, गार्डनर ने संगीतक की बुद्धि भी बताई है, स्थानगत या स्थानिक बुद्धि भी बताई है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी बताई है, लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धि नहीं बताई है साथियों। ये तो स्टर्नबर्ग के द्वारा बताई गई है, ये तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में। इसलिए चौथा विकल्प जो है आपके 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपके पेपर नंबर 64 कंप्लीट हुआ। अब आपके 36 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। देखो ये प्लेलिस्ट दिख रही है ना, ये यहाँ पर ये वीडियो दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट है। पिछले सारे टेस्ट इस पर टच करके आप अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।